मित्रों नमस्कार। मैं आज भी पर्दे के पीछे से हूँ, बोल रहा हूँ विष्णु बैरागी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। आपने देखा होगा गए कुछ 3-4 वीडियोज़ में मैंने कोशिश की है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए या नौकरियों के लिए विदेश जाते हैं, तो जितनी बड़ी तादाद में जाते हैं उससे बहुत कम बच्चे वहाँ से वापस लौट पाते हैं। और इसे हम कहते हैं जैसे प्रतिभा पलायन। उनकी पढ़ाई लिखाई हमारे खर्चे में भारत में होती है और उसका लाभ मिलता है विदेशियों को। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन न कहीं हमारा इसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सांस्कारिक और संस्कारों के हिसाब से हमारा घाटा तो होता ही है। तो आज जिसे आप देख रहे हैं, ये है वेदांत ओझा। और संयोग की बात है कि मैं इसके घर के ठीक सामने रहता हूँ। एक और अच्छी बात यह है कि अभी अभी 26 नवंबर को इसका ब्याह हुआ है। तो बिल्कुल सद्य विवाहित लड़का हमारे सामने बैठा हुआ है और ये विदेश में नौकरी कर रहा है। तो मैं इससे आपके लिए इनसे कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। वेदांत, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के लिए वक्त निकालने के लिए। और शादी के बाद आदमी बच्चे बहुत फौरन व्यस्त हो जाते हैं और तेने मेरे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से भी और मेरे चैनल के दर्शकों की ओर से भी। कितने बरस से विदेश में हो? मुझे लगभग 2.5 साल हो गया है। तो 2.5 साल हो गए। कौन से देश में हो? मैं यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हूँ। मैं यूनाइटेड किंगडम हाँ, मतलब जिसे कहते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड, है ना? हाँ जी। अंग्रेजों के देश में हो तुम, है ना? हाँ हाँ। उसमें किसी कौन से शहर में हो वहां पर? मैं लंदन में हूँ, लंदन में लंदन प्रॉपर में हो, शहर। लंदन में हो। तो वेदांत, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि हमारे बच्चे वहां जाते हैं और बड़े आदर्शवादी होके जाते हैं, भावुक होके जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में वो लौटने की उनकी गति थोड़ी कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे बच्चों को वहां रोकने का लालच पैदा कर देती हैं? कुछ बताओगे? 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो है लिविंग स्टैंडर्ड। उसमें 1-2 चीज़ें आती है कि वहाँ पे जो भी रहन सहन है हर चीज़ का, वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो रोड्स हो गई, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, या किसी भी चीज़ की, किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी की एक्सेसिबिलिटी हो गई। हर चीज़, कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस हुई, उस हर प्रोसेस में बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है। तो सब कुछ बहुत सिस्टम, बहुत प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, और वो प्रोसेस हर इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो उसकी वजह से हर चीज़ की एक डेफिनेट प्रोसेस है। तो कोई भी आपको काम करना है या कोई भी चीज़ आपको चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, या फिर आपको कोई घर किराए पे लेना है, रेंट लेना है, प्रॉपर्टी परचेज करना है, सेल करना है, आपको खुद कोई व्हीकल परचेज, कोई भी चीज़ हुई, हर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट प्रोसेस बहुत सिस्टम के अकॉर्डिंग, बहुत प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है। तो एक वो बहुत सुविधा है। आप किस देश से आए हो, किस, आपका क्या स्किन कलर है, आपका क्या धर्म है, क्या जाति है, आपकी, आप किन बड़े लोगों को जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जो किसी और को मिला। तो बहुत सिस्टम प्रोसेस बहुत फिक्स्ड है हर चीज़ ना, की। तुम्हारी बात का जो मतलब मैं समझ रहा हूँ हाँ। कि वहाँ हर काम के लिए एक प्रक्रिया, नियम कायदे का बिल्कुल निर्धारित है और वो सब पे समान रूप से लागू होते हैं। हाँ। यानी तुम्हारे कहने का मतलब क्या मैं समझूं कि वहाँ सिफारिश नहीं चलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज़ में वहाँ पे वो नहीं होती, क्योंकि इतने सारे लोग, मतलब वो हर चीज़ की एक प्रोसेस है। तो वो उसमें वो नहीं होते। वो सिफारिश वाला कुछ भी वहाँ पे काम नहीं करता है, जो सिस्टम। जैसे अपने रतलाम में अपने वार्ड पार्षद से यदि मैं टेलीफोन करवा देता हूँ तो हमारे यहाँ सुविधाएं जल्दी आ जाती है। क्या वहाँ ऐसा संभव है? नहीं, वहाँ पे ऐसा पॉसिबल, मैं तो अभी तक कभी कहीं देखा नहीं। मतलब तुम्हारे के बात से जो मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि वहाँ पर सबके लिए कानून समान रूप से लागू होते हैं। हम्म। और वहाँ वीआईपी की क्या स्थिति है? कोई वीआईपी देखा तुमने वहाँ पर? वहाँ पर वीआईपी फिर वो बस जो बहुत ही हाई गवर्नमेंटल पोजीशंस के हैं, या जिनको गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोविजन है, वो है। पर उसके अलावा उतना वीआईपी कल्चर वहाँ पे नहीं है। केवल अगर कोई रॉयल जैसे कोई फैमिली हुई, या फिर कोई बहुत हाई पोजीशन पे अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन लोगों के लिए निर्धारित ट्रीटमेंट होता है। पर उसके अलावा ऐसे कोई वीआईपी अलग से ट्रीटमेंट किसी के लिए किसी प्रोसेस में मैं वहाँ पे बहुत ठेठ देसी भाषा में बात करूं, नहीं। वहां पर नेताओं की दखलंदाजी है क्या वो रोजमर्रा की जिंदगी में? नहीं, नहीं।
वहाँ पे नहीं है। और उसमें वहाँ पे ऐसा भी है कि अगर किसी चीज को वहाँ के लोकल लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत ओपनली उसका विरोध भी करते हैं। मतलब बहुत बहुत ओपनली विरोध करते हैं। तो वो नेताओं को बहुत ज्यादा मतलब नागरिक ही मानते हैं। तो किसी मतलब भी चीज का विरोध होता है तो वो बहुत ओपनली मुंह पर होता है उसके। मतलब नेताओं की परवाह नहीं करते वो। हाँ, वहां पर वो लोग उतना परवाह नहीं करते हैं वहां पे क्या मतलब। नेता को सामने भी वहां पर कोई उलाहना दे सकते कई हैं? बार, हाँ कई बार वहां पे लोग कर देते हैं ऐसा कि कहीं कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के साथ भी वहां पे एक दो बार ऐसा हुआ है कि कहीं दौरे पर थे और लोगों को जो लोग उनसे खुश नहीं थे तो लोगों ने कुछ भी बोला कि ऐसा। पर कुछ भी से क्या मतलब तुम्हारा? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे लोग खुश नहीं थे तो उन्होंने ऐसे मतलब चीख कर बोल दिया कि रिजाइन करिए। ऐसा एग्जैक्टली मुझे वो टर्म नहीं पता। हाँ, मतलब है ना कि नेताओं से अपनी अप्रसन्नता उन्होंने उसके नेता के मुंह पर जाहिर की उन्होंने। हाँ हाँ नेता उसका तुम अपना इस्तीफा दे दो, हम तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ। मुझे ऐसा। सुन के बहुत विश्वास नहीं हो रहा है ना। ये तुम सामान्य नेताओं की बात कर रहे हो कि मंत्री स्तर की बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मिनिस्टर लेवल की कोई। मिनिस्टर। हाँ, मिनिस्टर किसी मॉल में कहीं गए थे वो ऐसे ही लोगों से मिलने करने। तो हम्म। जब वो बाहर निकल रहे थे तो जो लोग खुश नहीं थे उन्होंने ऐसे चीख, वो प्रोटेस्ट भी नहीं करते, नॉर्मल लोग थे तो उन्हें मालूम पड़ा कि पीएम है तो, और वो खुश नहीं थे तो उन लोगों ने एकदम बोल के जाहिर किया वो चीज जो उनने सुना और फिर अनसुना कर दिया, क्योंकि ऐसे वो लोग। अपने यहाँ तो कोई नेता आता है तो ट्रैफिक बंद हो जाता है और सारा आवागमन लोग राह देखते रहते हैं, और जब तक नेता निकल नहीं जाता है तब तक ट्रैफिक का अपना वो वापस चालू नहीं होता है। क्या वहाँ ऐसा होता है, वहाँ पर ऐसा? वहां पे अगर बहुत हाई ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर या ऐसा किसी का दौरा होता है तो वो लोग किसी प्रोसेस के थ्रू रोड को डाइवर्ट कर देते हैं। तो उन जगह पे ज्यादा सिक्योरिटी और वो सब हो जाती है। लंदन में स्पेशली कई बार ऐसा हुआ है। पर इसके अलावा नॉर्मल ट्रैफिक रूट्स मैंने कभी ऐसे बंद होते देखे नहीं है, मैंने नहीं देखे। हाँ। अ, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तुमने यहाँ यहीं से था कि वहाँ जाके लिया? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वहां का मैंने वहीं जाकर लिया। वहीं जाके लिया। हाँ। अ, उसके लिए रतलाम में तो ये होता है कि मैं घर बैठे अपने बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस बना लेता हूँ। तुम्हें भी क्या घर बैठे लाइसेंस मिल गया वहाँ पर? वहां पर मैंने लाइसेंस बनवाने के लिए पहले एक रिटर्न टेस्ट दिया था। उसके लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी मुझे, तो वो मैंने करके रिटर्न टेस्ट क्लियर किया था। ऑनलाइन होता है, वो क्विज होती है, उसमें एक पर आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं। फिर वो टेस्ट क्लियर हुआ, उसके बाद एक और प्रैक्टिकल टेस्ट वो दिया। वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे गया, फिर 1 डेढ़ घंटा उन लोगों ने मुझसे गाड़ी चलवाई और फिर उसमें उनके पास पूरा उनका शीट होती है जिसमें सब कुछ मार्क करते जाते हैं। और फिर अगर आपने पूरा कुछ सही किया तो फिर वो आपको पास कर देते हैं। तो ऐसे ये प्रक्रिया सबके लिए अनिवार्य है? सबके लिए। वहाँ सब ऐसा नहीं है कि नेताजी के बच्चे के लिए घर पे लाइसेंस बन के आ जाएगा? मतलब नहीं, मैं तो ऐसा नहीं देखा। मैं जितने लोगों को जानता हूँ इनफैक्ट सब लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग को क्योंकि वहां पे मालूम ही नहीं पड़ता कि आपका एग्जामिनर कौन है, कहाँ है टेस्ट सेंटर, तो आपको वहीं जाके देख के और फिर आना है। तो तुम्हारी ये लिखित परीक्षा और उसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षा वगैरह जो भी है सब एक दिन में हो गया था ये? नहीं नहीं, पहले मैंने 2-3 हफ्ते पढ़ाई की थी रिटर्न की। फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पढ़ाई की? पढ़ाई मतलब क्विज होती है, उसमें आपको शायद 75 में से 50 ऐसा कुछ है, ऐसे लाने पड़ते हैं तभी आप नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो दे सकते हो। तो पहले उसके लिए मैंने मतलब सैंपल क्वेश्चन जो होते हैं साइंस बोर्ड्स और रूल्स के बारे में क्या क्या है, स्पीड लिमिट्स और ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर मैंने मतलब वो अलग अलग चरणों में हुआ, अलग अलग वक्त पे हुआ? हाँ इसके लिए तुम्हें पहले खबर दी गई होगी फला तारीख को हाँ तुम्हारा इंटरव्यू है, फला हाँ तारीख को तुम्हारा प्रैक्टिकल है, हाँ। वगैरह वगैरह। ये इन सब में कितना वक्त लगा? पूरी प्रोसेस में मुझे लग गया कम से कम 4 महीने। 4 महीने में? हाँ, 4 महीने। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे आ गया था कि वहां जाके लेना पड़ा? नहीं, घर घर आ गया था। एक बार आप मतलब पास हो जाओगे टेस्ट में तो लाइसेंस घर पे आ मतलब जाता वहां जाके बाबू की खुशामद नहीं करनी पड़ती है? है। नहीं ऐसा नहीं, वहां पे लाइसेंस मेरे घर पे आ ही गया था। मतलब फिर एक बार आप पास हो जाओ तो पोस्ट कर देते हैं घर इस पे। लाइसेंस लेने के अलावा बाकी और किसी काम से वहां किसी सरकारी दफ्तर में जाने का काम पड़ा तुमको? अ, नहीं पड़ा? नहीं कोई नहीं। बात नहीं। हाँ, तो इसके बाद एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, वहां पर जैसे कोई सिफारिश के आधार पर पहले वाले का काम छोड़ के बाद वाले का काम वहाँ पहले करवा पाना संभव होता है वहां पर? नहीं वहां पे ऐसा वो नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है।
हर चीज़ वहाँ पे मोस्टली ऑनलाइन ही होती है। तो उसमें जब जो आपको अपॉइंट बहुत सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट बेसिस पे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, तो आपको कुछ भी करना हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी चेकअप या किसी चीज़ का, तो हर चीज़ का अपॉइंटमेंट है। तो जो आपको अपॉइंटमेंट दिया है उसी टाइम पे ऑनलाइन आपकी बुकिंग होगी, आपके पास ऑनलाइन एसएमएस आ जाएगा। तो उसी टाइम पे वो होता है, उसमें ये नहीं देखते कि आप कौन हो या मतलब क्या है, ऐसा बाकी और कोई सिफारिश नहीं मतलब होती। सिफारिशी घोड़े वहां नहीं दौड़ते हैं? नहीं, अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पर तुम काम करते हो, जिस दफ्तर में या जिस कमरे में, जिस हॉल में, वहां तुम कितने लोग काम करते हो लगभग? पूरे ऑफिस में या मेरे नहीं, आसपास? केवल तुम्हारे आसपास जहाँ तुम बैठ के काम करते हो वहां पर। मेरे आसपास कम से कम 15 लोग तो होंगे, 15 पंद्रह मेरे लोग। डिपार्टमेंट। हाँ, वो सब इंग्लैंड के लोग हैं कि सब देशों के लोग हैं, अलग अलग? अलग अलग देशों के लोग हैं। कहाँ कहाँ के लोग हैं जो तुम्हें इंग, क्या याद आता है? इंग्लैंड के हैं, नाइजीरिया के हैं, इंडियंस हैं, साउथ अफ्रीका के कुछ मेरे दोस्त हैं, यूरोप के हैं, पोर्टुगल के हैं। तो वहां पर काम करते वक्त तुम इंग्लैंड से बाहर के लोग हो और बाहर आके इंग्लैंड के लोगों के हक मार रहे हो, उनकी नौकरियां ले रहे हो, इस आधार पर या देशी विदेशी के आधार पर तुम्हारे साथ कभी कोई व्यवहार में कोई अंतर तुमने महसूस किया? मैंने तो नहीं किया, मतलब मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ लकीली। तुम्हारे साथ नहीं हुआ, पर तुमने किसी और अपने साथ वालों के साथ ऐसा होते हुए देखा? मैंने नहीं देखा, पर लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके साथ किए हैं, पर मैंने कभी देखा नहीं। मैं अपने ऑफिस की अगर बात करूं तो मेरे ऑफिस में आज तक किसी और इंडियंस के साथ या किसी भी और देश के साथ इस आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं हुआ। मेरे ऑफिस में तो कभी नहीं हुआ। ऑफिस के बाहर भी कभी तुमने ऐसा कोई व्यवहार देखा? अ, मेरे साथ नहीं हुआ, पर मुझे लोगों ने बोला है कि उनके साथ ऐसी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई जहाँ पे, अब उनका क्या कारण था मुझे ना, पर मैंने कभी नहीं देखा। मैं लंदन में कभी भी बाहर भी जाता हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ या कैब में या किसी ट्रेन में, या कभी, तो मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी धर्म के आधार पर तुम्हारे साथ कोई तानाकशी या तुम्हारा भेद विभेद व्यवहार में कुछ? नहीं, वहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो लोग धर्म वाले फैक्टर को बहुत ज्यादा काउंट भी नहीं करते हैं। तो जैसे नाम भी वो देखते हैं, तो उनके लिए नाम बस नाम होता है, उसमें कौन से धर्म के हो, वहाँ पे बहुत ज्यादा धार्मिक वो है नहीं, कि वहाँ अलग अलग देशों के अलग अलग लोग हैं। तो ना ऑफिस में ना कभी और कहीं धर्म के उस पर कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, ये ना, मतलब धर्म के नाम पर या देश विदेश के नाम पर वहां पर कोई व्यवहार में भेदभाव नहीं होता है वहां पर? हाँ, मेरे साथ तो कभी आज तक ऐसा हैं? मैंने कभी नहीं देखा। और इसी आधार पर कानूनों का भी कोई ऊंचा नीचा नहीं होता कि भाई विदेशी लोग हैं तो इन पर कोई विदेश कानून का ज्यादा प्रभाव से लागू करेंगे, ज्यादा असरकारी करेंगे, या कोई कानून तो ऐसा कभी कुछ मैंने भी नहीं है देखा वहां नहीं। पर? ना, कुल मिला के वहां पर है ना, कर्मचारी नागरिक नागरिक या कर्मचारी कर्मचारी समान होते हैं वहां पर सब? हाँ, बोल सकते हैं। और क्या कारण, जैसे हमारे बच्चे वहां से लौटने में कम पसंद करते हैं, क्या कारण है? मतलब वहाँ पे एक ये भी है, जो लोग वहाँ पे काम करने गए कंपनीज में, वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे जैसे आप ज्यादा काम कर रहे हो तो ओवर टाइम अलग से होगा ही, फिक्स्ड है, बिना उसके आप ओवर टाइम करवा नहीं सकते। उसके अलावा वहाँ पे बहुत काम के अलावा लोग बहुत चीजें करने में वो रहते हैं, तो 5-6 बजे लोग ऑफिस छोड़ के दूसरी चीजें करने में, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ के कंपैरिजन में। भारत में एक बड़ा एक संस्कृति बनी हुई है कि अपना काम निपट जाने के बाद भी हम्म। जब तक मेरा बॉस बैठा हुआ है तब तक मैं हाँ, दफ्तर में बैठूंगा, हाँ, मुझे बैठना पड़ता है। हाँ। क्या ऐसा वहां पर होता है? नहीं, मैंने यूरोप, इंग्लैंड का मैं बताऊं तो वहां तो बिल्कुल मैंने नहीं देखा। तो शाम में 5 बजे मेरा बॉस, सब लोग घर ही चले जाते हैं, तो फिर आप वहाँ बैठो और वहाँ पे काम खत्म होना चाहिए, आपका मेजर है, काम खत्म होना चाहिए और परफेक्शन के साथ वहाँ पे सब अपना अपना देखते हैं। तो मुझे मेरा बॉस आके कभी जबरदस्ती वो नहीं करेगा कि अगर कोई काम आया मैं कर सकता हूँ तो मैं खुद ही अपने उसको लेकर मैं खुद ही कर दूंगा, क्या ऐसा। कभी ऐसा भी हुआ कि तुम लोग अपना काम करके चले गए और तुम्हारा बॉस बैठा बैठा अपना काम निपटा रहा बहुत है? बहुत बार, बहुत बहुत बार बार। हुआ? हाँ, बार। तो बॉस को बुरा नहीं लगता है कि मेरे सबॉर्डिनेट जा रहे हैं और मैं बैठा हुआ काम कर रहा हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा 2-3 बार हो जाए तो कभी वो बहुत मतलब बहुत इनडायरेक्टली कन्वे कर देगा कि ऐसा ऐसा कुछ है, और ऐसा, पर कभी भी बुरा नहीं ऐसा मानते नहीं, हो? बुरा नहीं मानेगा। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, हमारे यहाँ हमारे बच्चों को बहुत बड़ा जब गाड़ियां चलाते हैं तब हॉर्न बजाने का बड़ा शौक है। हम्म। वहां पर क्या स्थिति हॉर्न बजाने को वहाँ लेकर? पे हॉर्न लोग वहाँ पे हॉर्न लोग तब बजाते हैं जब कुछ बहुत सीरियस गंभीर कुछ हो गया है, किसी कोई अलग रॉन्ग साइड आपके आगे आ गया है, या एकदम से कोई एक्सीडेंट वाला कंडीशन बन गया है, या किसी ने बम्प आपकी गाड़ी को ठोक दिया है, उस टाइप से। तो वहाँ पे हॉर्न बहुत बहुत ही
कम बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेन ड्राइविंग होता है, सब अपनी अपनी लेन में। जैसे ट्रेन एक अपने ट्रैक पे पूरे टाइम चलती है, तो आप चल रहे हो तो आपको भरोसा है कि पीछे वाला भी उसी रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आपके पास ये ट्रस्ट होता है कि वो रूल फॉलो कर रहा है, मैं भी रूल फॉलो कर रहा हूँ, तो सबका अपना अपना रूल बना हुआ है। यहाँ पे चूंकि आप अगर ओवरटेक भी कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि कौन कैसे जा सकता है, तो आपको हॉर्न बजाना पड़ता है 2-3 बार ताकि उसे मालूम पड़े कि मैं यहाँ पे हूँ। पर वहां पर सब अपनी अपनी लेन में रहते हैं, तो सबका रूल पता है कि ये यहाँ से राइट नहीं मुड़ सकता, तो आपको पता है कि वो राइट नहीं मुड़ेगा, तो फिर आप बिना हॉर्न बजाए भी जा सकते हो ऐसा। मुझे बात वो हम लोगों ने भारत में क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे तो वहां रुकना पसंद नहीं करें, लौट के आने के लिए उतावली हो जाएं। एक तो यही है वर्क लाइफ कल्चर बहुत वो है, दूसरा ये है कि पब्लिक सर्विसेज अगर थोड़ी अच्छी हो जाए, जैसे वहां पे अगर आपको बस या ट्रेन से भी ट्रैवल करना है किसी दिन, कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास खरीदने के पैसे नहीं है, कार लेने की नहीं है, या फिर कुछ कोई भी रीजन आपको अगर ट्रैवल करना है, तो वहां पे इजीली एक तो मिल जाता है, टिकट्स मिल जाते हैं, कंफर्टेबल रहता है और सेफ है, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कोई अकेला बाहर जा रहा है, अकेला रात में वापस आ रहा है, तो इस टाइप की छोटी मोटी चीजें हैं। फिर ड्राइविंग बहुत सेफ है वहाँ पे, अगर आप ड्राइविंग एज के हो तो, मतलब ड्राइव अगर आप कर रहे हो, रात में भी ड्राइव कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ऐसा डर नहीं लगेगा। फिर पब्लिक सर्विसेज हैं, सेफ्टी, वर्क लाइफ कल्चर बहुत है कि आप ऑफिस में कितने कंफर्टेबल हो अपने काम करने में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है कि जितना जिसको जितनी कैपेबिलिटी है उसको उतना मिलेगा। वहां कभी जो करप्शन के बारे में तुम्हारा कोई अनुभव रहा कभी कुछ? करप्शन के बारे में मेरा पर्सनल तो कभी ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ा, कुछ कुछ कभी कभी न्यूज आती हैं, कभी कभी छोटे मोटे स्कैंडल भी होते हैं वहां पे, उसकी भी न्यूज आती है, वहां पे भी होता है छोटा मोटा, पर मैंने ऐसे कभी बहुत ज्यादा देखा नहीं कि इतना हाई कोई मतलब है स्केल पे। हमारे यहाँ कहा मजाक, हम लोग मजाक में कहते हैं या कहिए कि चिढ़ के कहते हैं कि करप्शन इज अवर नेशनल कैरेक्टर। तो वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है वहां पर। हाँ, वहां पे करप्शन मैंने उतना ज्यादा अभी तक मैंने तो ऐसा महसूस किया नहीं कि ऐसा कुछ है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि यदि हमें हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में ही रोकना है तो हिंदुस्तान को हमें इंग्लैंड बनाना पड़ेगा। हाँ? मैं बोलूंगा कि हमें हिंदुस्तान को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब हम जैसे हैं उसमें बहुत जगह काफी सारे इम्प्रूवमेंट हो भी रहे हैं और भी हो सकते हैं, तो जो जिस जगह की अच्छी चीज है वो हम ले लें और इम्प्रूव करें। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांत। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, पर तुमने बार काफ़ी वक्त निकाला और बड़ी आधारभूत तुमने जानकारियाँ दी। मुझे लगता है कि यदि ये सारी बातें हमारे नेताओं तक पहुँचेगी तो शायद वो हमें कुछ करने के लिए, हमारे लिए कुछ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी आवश्यकता हुई तो तुम्हें फिर तकलीफ दूंगा और उम्मीद है कि तुम फिर मेरी मदद करोगे, मेरे श्रोताओं की मदद करोगे। तो माय डियर, मेरी ओर से और मेरे श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे ये निवेदन है कि वेदांत के लिए शुभकामना कीजिएगा, इसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी, समृद्ध, संपन्न, यशस्वी बने, सुखदायी बने। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाते रहिए और अपना कृपा प्रसाद मुझ पे बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विष्णु बैरागी आपकी सेवा में।